हाँ जी, आज की क्लास में बच्चे हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के बारे में पहले जब मैंने क्लास इंट्रोड्यूस की थी और हमने 11वीं की बिजनेस स्टडीज़ की क्लास में भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के बारे में काफ़ी पढ़ा है। इस क्लास में आपको उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं कि जब कभी कोई कंपनी व्हेन अ कंपनी इशू डिबेंचर्स इट इज़ अंडर एन ऑब्लिगेशंस टू पे इंटरेस्ट देयर ऑन एट फिक्स्ड परसेंटेज। कि जब भी कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो इसको कंपलसरी होता है कि वो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करे और वो भी एक फिक्स्ड अमाउंट से। और ये अमाउंट उसका हाफ ईयरली भी हो सकता है और ईयरली भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स ऑफ द इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, कि जैसे कंपनी ने डिसाइड किया है पहले, तो कंपनी चाहे तो उसको 6 महीने में दे सकती है डिवेंचर, 6 महीने में एक बार डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट, या उसको साल में एक बार इंटरेस्ट पे कर सकती है। आपको ये भी पता है, ये मैंने क्लास के जब डिवेंचर्स का चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी बताया था कि हर डिवेंचर के साथ आपने देखा होगा एक परसेंटेज एडिड होती है। ठीक है, जैसे 8% डिवेंचर्स, 10% डिवेंचर, ये इस तरह से आपने चैप्टर भी पढ़ा है तो आपने देखा होगा हर डिवेंचर के साथ एक परसेंटेज जो है ऐड कर दी जाती है। तो ये परसेंटेज उसका डिवेंचर का नाम भी बन जाते हैं और एक डिबेंचर को दूसरे डिबेंचर से डिफ्रेंशिएट भी करते हैं। कंपनी एक ही बार नहीं, कई बार डिबेंचर्स इशू कर सकती है। तो एक डिबेंचर दूसरे डिबेंचर से कैसे डिफरेंट है वो कैसे पता लगता है? हमें उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट से। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट उस डिबेंचर के नाम का भी काम करते हैं, वो डिबेंचर का नाम बन जाते हैं और यही उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। हमें इंटरेस्ट जो है इस रेट से देना होता है। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था कि कोई भी कैलकुलेशन परसेंटेज के रूप में, चाहे आपको डिस्काउंट निकालना हो, चाहे प्रीमियम निकालना हो या इंटरेस्ट निकालना हो, कोई भी कैलकुलेशन हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर की जाती है। नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू, डिवेंचर की जो भी नॉमिनल वैल्यू है या फेस वैल्यू है उसके ऊपर ये कैलकुलेशन की जाती हैं। ठीक है, चाहे वो डिवेंचर इशू किसी भी प्राइस में हुआ हो, चाहे 100 रुपीज़ का डिवेंचर चाहे 150 रुपीज़ में इशू किया गया हो, लेकिन इंटरेस्ट 100 रुपीज़ पर ही मिलेगा। ये बात ध्यान रखना कि उसकी सेल प्राइस 100 रुपीज़ की डिवेंचर की हो सकता है सेल प्राइस 110 हो, 120 हो, कुछ भी हो सकती है, प्रीमियम पर इशू किया हो या डिस्काउंट पर इशू किया हो, लेकिन जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो हमेशा फेस वैल्यू पर ही दिया जाता है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का क्या बताया था मैंने आपको? क्या होता है ये? कि ये हमें एक खर्चा है, एक्सपेंस है, जो प्रॉफिट में से माइनस किया जा सकता है टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये एक फाइनेंशियल कॉस्ट है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है एक फाइनेंशियल कॉस्ट मानी जाती है, जैसे एक ऑपरेटिंग कॉस्ट होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती हैं, किसी भी बिजनेस को में कई तरह की कॉस्ट होती हैं। तो उसमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक फाइनेंशियल कॉस्ट है जो कि प्रॉफिट में से माइनस करनी कंपलसरी होती है, मतलब की जाती है। तो ये इसलिए इसको कहते हैं कि जिसको हम प्रॉफिट में से माइनस करके अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने में जिस भी एक्सपेंस को माइनस कर सकते हैं उसको हम कहते हैं मैम चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। बेटा आवाज आ रही है ना मेरी? ज्वाइन करना। यस मैम, मैम ज्वाइन करना था किसी को। बेटा आज तो मेरी साउंड तो आ नहीं रही किसी की यहाँ पर। चलिए एक मिनट देखती हूँ मैं। हाँ जी, तो ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है और ये जो है पे किया ही जाता है चाहे कंपनी को प्रॉफिट अर्न हो या ना हो। According to Income Tax Act, a company must deduct income tax at a prescribed rate from the interest payable on debenture if it exceeds the prescribed limit. इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट क्या है, कंपनी के लिए एक एक्सपेंस है। ठीक है, लेकिन जो भी व्यक्ति उस इंटरेस्ट को
अर्न कर रहा है, रिसीव कर रहा है कंपनी से, उसके लिए क्या है, इनकम है। ठीक है, कि कंपनी के लिए एक्सपेंस है और रिसीव करने वाले के लिए इनकम है। और आपको पता है इनकम टैक्स एक्ट में कहा गया है के अनुसार किसी भी इनकम पर हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। ठीक है, जो भी इनकम हम अर्न करते हैं उसके ऊपर हमेशा गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता है। वो हमेशा इनकम पर दिया जाता है, और ये ज़्यादातर केसेस में जो इनकम एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति को इनकम दे रहा है और कोई वो रजिस्टर्ड कोई बिजनेस है, ठीक है, एक होता है पैन नंबर। आपने पैन नंबर सुना है बेटा? पैन नंबर क्या होता है बच्चे? आपको पैन नंबर वर्ड पता है? पैन नंबर वर्ड सुना है कभी आपने? नो मैम। पैन नंबर वर्ड नहीं सुना कभी भी? परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर हमारा, जब भी हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स जब हम जमा करवाते हैं या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हमारी एक तरह से आईडी होती है थ्रू अ पैन नंबर। पैन नंबर की फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, और ये 18 ईयर्स के बाद, 18 ईयर्स वैसे बन ये एज मतलब अर्ली एज में भी जाता है, और ये हर व्यक्ति के पास जो भी इनकम अर्न करता है उसके पास पैन नंबर होना ज़रूरी है। अब आप लोग भी अपने पैन नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, और जो इनकम टैक्स एक्ट हमें हमें आइडेंटिटी देता है उसको पैन नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो और एक होता है टैन नंबर, TAN, टैन नंबर। टैन नंबर होता है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बहुत सारे लोगों को की सोर्स ऑफ इनकम होती हैं, यानी अलग अलग तरह से वो उनको इनकम दे रही हैं, किसी को सैलरी दे रही हैं, किसी को रेंट दे रही हैं, किसी को इंटरेस्ट दे रही हैं, तो उनके पास एक टैन नंबर भी होता है। पैन नंबर तो होता ही है, जो इनकम जनरेट कर जो इनकम अर्न करता है उसके पास पैन नंबर होता है, और जो किसी दूसरे को इनकम दे रहा होता है, जो सोर्स ऑफ इनकम होता है, उसके पास टैन नंबर होता है। और हमारी मतलब इंडिया में रूल है कि अपनी इनकम पर टैक्स देना हर एंटिटी की जिम्मेदारी है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी व्यक्ति हो, ग्रुप हो, कोई फर्म हो, कोई भी, अगर कोई किसी भी टाइप की आप इनकम अर्न कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो ये हर इंडिविजुअल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन इन्होंने साथ में एक और प्रोटेक्शन बनाई हुई है कि इंडिविजुअल की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही टैक्स पे करना, ठीक है, लेकिन जहाँ से वो टैक्स इनकम अर्न कर रहा है, ठीक है, जो उसका सोर्स ऑफ इनकम है, उस सोर्स के जो भी हेड हैं उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो इनकम देने से पहले उसके ऊपर पहले अपने आप ही टैक्स काट कर पे कर दे उसके बिहाफ पर। बात समझ में आ रही है? मेरी इस वाली बात का मतलब समझ में आया क्या है बोल रही हूँ मैं ये बात? यस मैम। क्या मतलब समझ में आया बताओ? मैम मतलब जो व्यक्ति काम कर रहा है मैम, उसकी जो कंपनी होगी मैम, वो कंपनी भी पे करेगी मैम टैक्स। कंपनी भी पे नहीं करेगी, वो उसके लिए पहले से ही टैक्स काट लेगी। समझ लो, जैसे मान लो आप कहीं पर जॉब करते हो, आपको 10 लाख रुपए साल की इनकम है, और सपोज आपने सारी कैलकुलेशंस कर ली, टैक्स कैलकुलेट किया एज पर रूल्स, आपका टैक्स बनता है साल का सपोज 50,000 रुपीज़। ठीक है, यानी कि आपको साल में के आखिर में गवर्नमेंट को 50,000 रुपीज़ पे करने हैं एज टैक्स। तो 31 मार्च तक की आपकी जितनी भी इनकम होगी उसके ऊपर आपको टैक्स देना है, और वो पूरे साल का बनता है 50,000 रुपीज़। अब ये इनकम आप कहीं से अर्न कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो तो कहीं से आपको इनकम मिल रही है ना। तो जो आपको इनकम देने वाला व्यक्ति है वो उस 50,000 रुपीज़ को पहले ही आपसे डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। ठीक है,
और वो 50,000 रुपीज़ क्योंकि आपके एम्प्लॉई ने आपकी इनकम में से काट कर आपको दिए हैं, तो आपको फिर बाद में दोबारा नहीं देने, केवल आपको हिसाब देना है कि देखो मेरा इतना टैक्स बनता था और इतना मेरा ऑलरेडी काटा जा चुका है। अब अगर कुछ और टैक्स बनता है, फिर आपको, आपने कभी आईटीआर वर्ड सुना, इनकम टैक्स रिटर्न? यस मैम। इनकम टैक्स रिटर्न क्या होती है? वो यही होती है कि हमारा जितना भी टैक्स, हमारी इतनी, ये टोटल हम अपनी इनकम बताते हैं कि हमारी टोटल इतनी इनकम है, और मान लो कोई डिडक्शंस हमें गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड है उस इनकम में से, तो हम उनको माइनस करके अपना टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा इस इनकम के ऊपर इतना टैक्स बनता है, इसमें से हमारा इतना टैक्स ऑलरेडी एट सोर्स डिडक्ट हो चुका है। उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है टीडीएस। टीडीएस या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, तो ये चीज़ जो है, तो ये इसके अकॉर्डिंगली बस ये रूल ये कहता है कि अगर आप इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स भी पे कर रहे हो, देखो ये लास्ट पॉइंट जो लिखा है ना, ये वाला, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961, अ कंपनी मस्ट डिडक्ट इनकम टैक्स एट अ प्रेस्क्राइब्ड रेट फ्रॉम द इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर इफ इट एक्सीड्स द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, कि आपको हर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पर टैक्स पे करके ही जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इट इज़ कॉल्ड द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बताया ना मैंने आपको कि किसी भी इनकम पर अगर आपको सोर्स पर ही टैक्स काट कर बाकी की इनकम दी जाती है तो उसको हम टीडीएस कहते हैं। और जो है ये कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने डिवेंचर होल्डर के बिहाफ पर टैक्स काट कर ही टैक्स अथॉरिटीज़ को वो टैक्स जमा करवा दे, और बाकी का अमाउंट वो अपने डिवेंचर होल्डर्स को पे कर दे। ठीक है, अब इनकी कैलकुलेशंस कैसे होती हैं वो करेंगे हम। देखिए, इसके लिए आपको एंट्री अलग अलग करनी होती हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू होता है। ड्यू होने का मतलब पता है आपको? ड्यू होने का मतलब कि हम, यस मैम। देखो क्या होता है कि एक होता है इंटरेस्ट अर्न करना। किसी भी इनकम को हम अर्न करते रहते हैं जब हमारी चीज़ कंटिन्यूटी में चलती है। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि आपने काम किया, आपको हैंड टू हैंड पेमेंट मिल गई। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक्रू करना और ड्यू करना साथ साथ हो जाता है। जैसे आपने किसी से प्लम्बर को बुलाया, आपने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, उसने काम किया, आपने उसको उस काम की पेमेंट तुरंत कर दी। लेकिन जब कोई काम कंटिन्यूटी में चलता है, जैसे आपके यहाँ मंथली बेसिस पर काम चल रहा है, कंटिन्यूटी में काम चल रहा है, तो हम इंटरेस्ट, मतलब सॉरी, कोई भी इनकम एक पर्टिकुलर डेट पर ड्यू की जाती है। आप उनसे लगातार काम लेते रहेंगे, उन व्यक्तियों जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं उनकी इनकम तो जनरेट होती रहेगी, लेकिन उसकी पेमेंट की डेट, एक पर्टिकुलर जो डेट आती है उसको कहते हैं ड्यू हो जाना। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, जैसे उन्होंने डिवेंचर होल्डर से पैसा तो ले ही रखा है, ठीक है, और फ्रॉम द फर्स्ट डे उसके ऊपर इंटरेस्ट ऐड होना शुरू हो जाता है। जैसे अगर 1 अप्रैल को आपने डिवेंचर्स इशू किए हैं, तो 1 अप्रैल से ही उसके ऊपर 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का करके डेली बेसिस पर उसके ऊपर इंटरेस्ट ड्यू होना शुरू हो जाता है। तो जो इंटरेस्ट ड्यू होने का मतलब क्या, मतलब इंटरेस्ट अर्न होना शुरू हो जाता है, लेकिन कंपनी कोई डेली तो इंटरेस्ट देगी नहीं, है ना। हम बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, कोई हमें डेली थोड़ा ना इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट मिलने की जो डेट होती है कि जिस दिन हमें इंटरेस्ट, इस दिन तक का हमें जो है अपना हिसाब किताब करके इंटरेस्ट पे कर देना चाहिए, उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ड्यू हो गया। और इसके लिए देखो एंट्री क्या की जाएगी, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। दिख रहा है बेटा आपको? डिवेंचर इंटरेस्ट क्या है, हमारा एक एक्सपेंस है। तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट और टू या टीडीएस पेबल अकाउंट। ये बेटा ये लाइन का क्या मतलब, ये क्या चीज़ है, इनकम टैक्स पेबल। कि देखो ये हमारा खर्चा हुआ, कि मान लो कंपनी कहती है कि हमें 5,000 रुपये, सपोज वो कहती है कि हमें इंटरेस्ट के पे करने हैं, तो ये तो कंपनी का एक्सपेंस हो गया, तो इसलिए वो डेबिट करके इसको
लिख देगी 5,000 रुपये। मान लो उसमें से 10% उसको टैक्स काट कर ही पेमेंट करनी है, तो कंपनी का तो एक्सपेंस 5,000 रुपये ही होगा। उसमें से वो अगर 10% टैक्स काट कर गवर्नमेंट को देना है तो वो 500 रुपीज़ TDS पेबल में कर देगी और डिबेंचर होल्डर को पे करेगी 4,500 रुपीज़। तो डिबेंचर होल्डर्स के नाम ड्यू हो गया अमाउंट 4,500 और TDS में 500 रुपीज़ ड्यू हो गए, तो टोटल हो गए 5,000 जो कंपनी का तो एक्सपेंस है। ठीक है, फिर ये इंटरेस्ट अभी तो ड्यू हुआ है कि हमें ये अमाउंट किसको देना है जी, हमें डिवेंचर होल्डर्स को देना है। अब वो क्या करेगी, 2 लोगों को उसने पेमेंट करनी है। इस 5,000 की जो पेमेंट है वो 2 लोगों को करनी है, एक गवर्नमेंट को और एक डिवेंचर होल्डर को खुद को। तो अब वो इसकी एंट्री करेगी, फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर वो एंट्री करेगी डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, कि ये क्या एंट्री हो रही है बेटा, समझ में आ रही है एंट्री? डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसका क्या मतलब है कि उसने डिवेंचर होल्डर्स को जो यहाँ पर उसने कहा था हम पैसे पेमेंट करेंगे, यहाँ पर वो एक्चुअली में इस 4,500 की, अगर मैं यहाँ पर 4,500 लिखा होता तो इस 4,500 की पेमेंट वो यहाँ पर कर देती। ठीक है, जो भी अमाउंट मतलब उसने उनके नाम में ड्यू किया होता उतना अमाउंट अब यहाँ पर डेबिट करके वो यहाँ पर उनको बैंक से पेमेंट कर रही है थ्रू चेक्स और या RTGS कर रही है। आजकल जैसे डिजिटल पेमेंट का टाइम है तो कंपनी जो है किसी भी तरीके से आइदर थ्रू चेक और थ्रू डिजिटल पेमेंट जो है इन डिवेंचर होल्डर्स के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है, कितना पैसा बेटा, कितना पैसा ट्रांसफ़र करेगी? मैम 4,500। हाँ, जितना उनके अकाउंट में ड्यू हुआ है अमाउंट उतना वो ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री बताओ क्या होनी चाहिए? नेक्स्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? नेक्स्ट एंट्री होगी कि इसने अभी सिर्फ डिबेंचर होल्डर्स का पैसा दिया है। अब कंपनी जितना भी TDS अपने पास काट कर रखती है वो TDS उसे जमा करवाना पड़ता है गवर्नमेंट को इमीडिएटली। जैसे ही वो डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू करती है, डिबेंचर होल्डर को पैसा देती है, तो इमीडिएटली वो पैसा, इमीडिएटली मतलब विद इन अ टाइम लिमिट, उसको वो पैसा गवर्नमेंट को जमा करवाना है। तो बताओ उसकी एंट्री क्या होगी, क्या होनी चाहिए उसकी एंट्री? ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टू द गवर्नमेंट। देखो एंट्री क्या होगी यहाँ पर, उसने क्योंकि देखो उसका अमाउंट, उसने अकाउंट क्या बनाया था, इनकम टैक्स पेबल अकाउंट या TDS पेबल अकाउंट, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो जो यहाँ पर आपने क्रेडिट किया है वही अकाउंट यहाँ पर आप डेबिट करोगे, वही अकाउंट और वही अमाउंट जो आपने यहाँ मान लो 500 रुपये क्रेडिट किए हैं। ये क्रेडिट करने का मतलब क्या है कि हमें उनको पे करना है, और यहाँ पर जब हम उनको फिर डेबिट कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने उनको पे कर दिया। और टू बैंक करके जो 500 रुपीज़, मान लो मैंने जो एग्ज़ाम्पल दिया है उसमें 500 रुपीज़ वो बैंक में के थ्रू पेमेंट कर देगी टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अकाउंट में, गवर्नमेंट के अपने अकाउंट होते हैं, गवर्नमेंट का अपना बैंक होता है, वहाँ पर ये पेमेंट कर दी जाती है। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है चीज़? 3 एंट्री कौन सी हुई, एक इंटरेस्ट ड्यू करने की, एक इंटरेस्ट आपने डिवेंचर होल्डर्स को एक्चुअली पे किया, और एक आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया। ये काम अगर हमें, ये वाली जो 3 एंट्रीज़ हैं, ये 3 एंट्रीज़ अगर कंपनी ईयरली इंटरेस्ट पे करती है तो साल में केवल एक बार होंगी। ठीक है, कब होंगी? नॉर्मली 31 मार्च को होंगी, या जो डिवेंचर्स की इशू डेट होती है उसको देखते हैं कि ये कब पे की जानी है। ठीक है, और अगर कंपनी साल में 2 बार करती है तो ये यही तीनों एंट्रीज, सेम तीनों एंट्री एज इट इज़ रिपीट होंगी साल में दो बार। ठीक है, अब जब साल कंप्लीट हो जाएगा, ईयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्या करेगी कंपनी, इस डिबेंचर की एंट्री को, ये क्योंकि हमारा एक एक्सपेंस है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है, क्योंकि ये तो हमें पे करना ही करना है, चाहे हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो हमें इस अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देना है टू द
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो कैसे करेंगे। ऑन ट्रांसफर डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो हम क्या एंट्री करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, है ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये वाला जो अमाउंट है ना डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, ये वाला अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, तो डिवेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये वाली एंट्रीज तो आपने करनी है। ये वाली एंट्रीज तो आपने करनी है कितनी बार साल में, बताओ बेटा, बताओ कितनी बार करनी है ये वाली एंट्री साल में। मैम एक बार। एक बार कब करेंगे? मैम 31 मार्च। हाँ, तब जब डिवेंचर साल में केवल डिवेंचर के इंटरेस्ट जो है साल में केवल एक बार देना हो। कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कि कंपनी जो है क्वार्टरली पे करती है। क्वार्टरली का मतलब है साल में वो 4 बार पे करती है। ठीक है, जब 4 बार अगर पे करती है तो आपको ये एंट्रीज 4 बार रिपीट करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया है कि कंपनी जो ये अमाउंट है वो साल में 2 बार पे करती है तो आपको ये एंट्रीज 2 बार पे करनी पड़ेंगी। और मतलब ये ध्यान रखना उसमें फिर इनटू मंथ्स के लिए सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट देना है तो आपको 3/12 करके कैलकुलेट करना है। साल में एक बार देती है तो साल में आपको ये वाली एंट्रीज एक ही बार करनी होगी। लेकिन ये वाली जो एंट्री है, ये वाली एंट्री साल में चाहे आपको कितनी बार भी पेमेंट करनी हो, ये वाली एंट्री आपको साल में केवल एक ही बार करनी है। ठीक है बेटा। हाँ जी, चलिए अब हम, क्या हो गया, हाँ जी, अब हम एक इसका एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से इन एंट्रीज को करना है। देखिए ये एक एग्जाम्पल है। ऑन 1/1/2017 एनके लिमिटेड इशूड 509% डिवेंचर्स of ₹500 each, redeemable at a premium of 5% after 3 years। ठीक है, बस एक ये लाइन क्वेश्चन है कि कंपनी ने 1/4/17 को इशू किए 500 डिवेंचर्स थे, 9% डिवेंचर्स थे ऑफ ₹500 ईच, यानी कितने कितने रुपए इसने कलेक्ट किए? मैम 25,000। 25,000 रुपये। 25,000 नहीं, 2,50,000, यस मैम, है सॉरी। ना, जो रिडीमेबल हैं एट प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 3 ईयर्स। तो और इसके ऊपर अब कंपनी को डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट कितना देना है? किस रेट से डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा? 9% से। अभी बताया ना मैंने आपको, ये जो 9% डिवेंचर है ये इसका नाम भी है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है। तो इसके इन डिवेंचर्स के ऊपर कंपनी 9% इंटरेस्ट पे करेगी हर साल। पास नेसेसरी एंट्रीज फॉर डिवेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 1/3/2018, assuming that interest is payable on 30th September and 31st March। ये बेटा 31/3 होगा ये। एंड द रेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 10% है। द कंपनी क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। ठीक है, कंपनी आपको ये इन्होंने आपको डिवेंचर इंटरेस्ट की एंट्री बोला है कि जो 31/3/2018 को जो ईयर एंड हो रहा है, ये डेट ठीक कर लेना करेंगे, जिसमें इंटरेस्ट आपने 2 बार साल में पे करना है, 30 सितंबर को और 31 मार्च को, और टीडीएस का रेट है 10%। चलिए एंट्री फटाफट हम करते हैं इसकी 1 बाय 1। सबसे पहले एंट्री होंगी इंटरेस्ट ड्यू करने की। तो 30/9 को इंटरेस्ट हमने ड्यू किया। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 11,250 रुपये, 11,250। ये टोटल इंटरेस्ट है जो हमें पे करना है। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया होगा? 2,50,000 इंटू 9/100 इंटू, क्योंकि देखो 6 मंथ्स का दे रही है ना, तो ये नहीं कि सीधा 9/100, 6/12। ठीक है,
तो इसकी कैलकुलेशन देखो क्या बनती है। देखो क्या बनती है, 2,50,000 इंटू 9/100 इंटू 6/12। अच्छा यहाँ पर 10,000 हो गया ना, इसलिए और यहाँ पर हाँ जी देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 11,250 रुपये। तो 11,250 रुपये इसकी कैलकुलेशन बनती है। तो इसने 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू कर दिया 11,250 रुपये। इरेज क्यों नहीं हो रहा, इरेज क्यों नहीं हो रहा, ये क्या करेंगे, उस 11,250 रुपये में से 90% अमाउंट तो डिवेंचर होल्डर्स के नाम ड्यू कर देंगे टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। 10,125 रखा, मतलब हमने इसका 90%, क्योंकि 10% तो इन्होंने कहा है ना TDS करना है, गवर्नमेंट को देना है, और इसका हमने 10% अमाउंट यानी इस 11,250 का 10% अमाउंट हमने TDS पेबल करके उस अकाउंट में होल्ड कर लिया। ठीक है, तो TDS पेबल हमारा एक अलग से लायबिलिटी शो कर रहा है जो गवर्नमेंट की तरफ बन गई हमारी इन डिबेंचर होल्डर्स के बिहाफ पर। इन डिबेंचर होल्डर्स को बता दिया गया है कि आपको हमने 10% अमाउंट काट कर 90% अमाउंट आपको दिया है, और इस 10% का उनको एक प्रूफ दे दिया जाता है, सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, जिसको वो अपना टैक्स पे करते समय जो है फिर सबमिट करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या एंट्री होगी, 30 तारीख की ही एंट्री होगी। डिवेंचर होल्डर्स को जो 10,125 रुपये यहाँ हमने ड्यू किए थे वो हमने डिवेंचर होल्डर को पे कर दिए। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक करके हमने उनको वो अमाउंट पे कर दिया। ठीक है, इसके बाद उसी दिन फिर नेक्स्ट आगे कुछ टाइम बाद होता है, वैसे टाइम मिलता है कंपनी को। फिर हमने क्या किया, लेकिन हम यहाँ पर डेट सेम डाल रहे हैं, 30/9 ही डाल रहे हैं। TDS पेबल जो हमने जो 1,125 रुपये का TDS अपने पास रखा था, होल्ड किया था, उसको हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। ये हमने पे कर दिया, TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हमने पे कर दिया। तो ये हमारी 3 एंट्री हो गई जो हमने कब की हैं, 30 मार्च को की हैं। अब सेम एंट्रीज, यही सेम बिल्कुल तीनों एंट्रीज की देखो डेट चेंज हो जाएगी, लेकिन ये एंट्री दोबारा करनी है। All the entries related to interest will be done again on 31st March of each year for payment of interest of 6 months. Same entries होंगी, सेम एंट्री बस मैं फटाफट करती जा रही हूँ। 31 मार्च को इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, उसी तरह से बिल्कुल टू डिवेंचर होल्डर 10,125, टू TDS पेबल 1,125। अगर ये ईयरली होता तो हमें एक ही बार करनी होती। सेम मैंने अगले 6 महीने का इंटरेस्ट ड्यू किया, यहाँ पर ये एंट्री क्यों की जा रही है, क्या मतलब हो रहा है इस एंट्री का, ये एंट्री क्यों कर रहे हैं हम, मैम इंटरेस्ट ड्यू मैम। हाँ जी इंटरेस्ट ड्यू कर रहे हैं कि हमारी पेमेंट करने की डेट आ गई, और ड्यू करने के बाद हम उनको फिर पे कर रहे हैं, सेम वही एंट्री रिपीट हो रही हैं। ठीक है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,125, और सेम TDS पेबल हमने कर दिया, जो गवर्नमेंट को पे करना था वो गवर्नमेंट को पे कर दिया, और जो डिवेंचर होल्डर को पे करना था वो हमने डिवेंचर होल्डर को पे कर दिया। तो ये सारी एंट्रीज़ के आप डेट पर ध्यान दो, डेट है मार्च 31, एंट्री सेम है लेकिन डेट चेंज हो गई। इसके बाद अब हमने पूरे साल में कितना इंटरेस्ट पे किया है, 11,250 यहाँ पर पे किया, टोटल हमारा इंटरेस्ट का एक्सपेंस 11,250 ये है, और 11,250 11,250 11,250 यानी टोटल हो गया हमारा 22,500 रुपीज़। ठीक है, उस पूरे अमाउंट को अब क्योंकि 31 मार्च आ गया तो बस आपने एक एंट्री और करनी है। क्या एंट्री होगी, क्या एंट्री रह गई है, बताओ कौन सी एंट्री रह गई है हमारी करनी, प्रॉफिट एंड लॉस वाली। हाँ जी हमें उसे ट्रांसफ़र करना है। तो हमने एंट्री क्या की, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। बेटा वैसे ये स्टेटमेंट होती है तो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट नहीं होता।
ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ये एक स्टेटमेंट है, ये एक अकाउंट नहीं है। स्टेटमेंट और अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है कि इसमें हम एंट्री सिर्फ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 22,500, टोटल इंटरेस्ट पूरे साल का हमने ट्रांसफ़र कर दिया, और ये जो हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को 2 बार डेबिट किया था उसको यहाँ पर इसमें ट्रांसफ़र करके हमने उसको भी ख़त्म कर दिया। तो इस तरीके से फिर ये आपका पूरा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का काम कंप्लीट होगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का कैसे करना है। तो मैं आपको अब इसके क्वेश्चंस भेजूंगी, आप लोग जो है उसके क्वेश्चंस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, सेल्फ प्रैक्टिस से ही आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमारा एक टॉपिक और रह जाएगा, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन या लॉस ऑन